Good morning, students. Now I am started a new chapter regarding general provision as to inquiries and trial. CRPC में जो हम लोगों ने 4 ट्रायल देखा, इन्वेस्टिगेशन देखा, उस संबंध में कुछ जनरल प्रोविजंस भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यह चैप्टर धारा 300 से लेकर 346 CRPC तक कुछ सेक्शंस इसमें इतने इम्पोर्टेंस है जिसकी अहमियता बराबर उपलब्ध करानी होती है न्यायालय को। एज फॉर योर एग्जाम्पल, सेक्शन 300 कहता है पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्यूटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस। कानून कहता है कि अगर एक व्यक्ति को एक तरह के अपराध के लिए एक बेर कन्विक्ट या एक्यूटल कर दिया गया तो सेम नेचर, सेम इन्फॉर्मेंट, सेम एक्यूज्ड के लिए फिर से अगर उसी अपराध के लिए मुकदमा किया जाए तो ऐसे अपराध में उसका ट्रायल और नहीं होगा अगर एक्यूटल और कन्विक्शन हो चुका है। ए पर्सन एक्यूटेड और कन्विक्टेड एनी ऑफेंस may be afterwards with the consent of the state government for distinct offence separate charge might have been made against him at the prompt trial of section 220। जैसा कि हम लोगों ने ट्रायल प्रोविजन में पढ़ा है, चार्ज के सेक्शन में पढ़े हैं, तो ऐसे हालात में एक व्यक्ति पर अगर जो आरोपित किया गया उसी तरह का इन्फॉर्मेंट, तो यह सेक्शन 300 कहता है। 301 CRPC कहता है कि जहां अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जो सेशन ट्रायल मुकदमे होंगे वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओपनिंग करेंगे। जब भी कोई सेशन ट्रायल का मुकदमा ओपनिंग होगा, सेशन ट्रायल में हमने देखा है 225 से लेकर 237 CRPC में कि ओपनिंग फॉर प्रोसिक्यूशन, तो यह The public prosecutor, assistant public prosecutor, charge a case may appear and plead with written authority before any court in which case is under inquiry, trial or appeal। Inquiry, trial, appeal, revision, यह सब मैटर जो सेशन जज के यहाँ मुकदमे हैं, एडिशनल सेशन जज के यहाँ हो, असिस्टेंट सेशन जज के यहाँ हो, वो ऐसे में जो कंडक्टिंग होंगे सरकार की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। जो धारा 301 उनको अधिकृत करती है ऐसे कार्यों को चार्ज फ्रेम करने के लिए, गवाही कराने के लिए, सब उनको अधिकार दिया जाता है। कभी भी आपको यह जानना आवश्यक है कि किस प्रोसीड्योर के तहत न्यायालय कौन सी कार्यवाही कर रही है। तो जितने भी कार्यवाहियाँ न्यायालय में चलती है हर एक के लिए यह पूरा क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड जो 1973 है, जो 1 अप्रैल 1974 से लागू है, कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन बार बार यह ध्यान में रखने के लिए है। तो ऐसे हालात में 301 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही, उसको एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही काम करेंगे। ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या ड्यूटी होगी, यही 300 में कहता है। ड्यूटी ऑफ द एक्ट फेयरली एंड नॉट मेयरली ऑब्टेन कन्विक्शन ऑफ मीन्स ऑफ फेयर और फॉल। फेयरली ट्रायल कराने के लिए सहयोग करेंगे न्यायालय को। कन्विक्शन हो, एक्यूटल हो, उनसे उनको मतलब नहीं है, लेकिन जो एविडेंस रिकॉर्ड करके पुलिस ने रिकॉर्ड में दिया है, 173 का रिपोर्ट दिया है, केस डायरी में जो एविडेंस उपलब्ध हैं, वैसे हालात में उनको पूरा फेयरली ट्रायल करने का अधिकृत किया गया है। और खास करके यह 301 CRPC में ही कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट काउंसिल टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन इन ए सेशन कोर्ट। जनरली केस में सरकार की ओर से प्राइवेट पार्टी कोई अधिवक्ता रखने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। अगर प्राइवेट पार्टी कोई काम भी करेगा तो उसको असिस्ट करना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करना है कि नॉट कि वह पूरा ट्रायल में कंडक्ट करेंगे, ऐसा अधिकारता उनको प्रोसीड्योर नहीं देता, लेकिन इतना अधिकार देता है कि वह असिस्ट कर सकते हैं। इसी जगह 302 भी कहता है परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन।
301 में कहता है कि अपीयर होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और 302 में कहता है परमिशन टू कंडक्ट एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ट्रायल एनी प्रोसिक्यूशन बी कंडक्टेड बाय एनी अदर देन ए पुलिस ऑफिसर। अब इसमें एक चीज देखा जाए जो 302 में आया कि कोई पुलिस ऑफिसर्स रैंक का पदाधिकारी कोई प्रोसिक्यूशन केस को कंडक्ट कराने के लिए अधिकृत सरकार की ओर से नहीं किया जा सकता है। पुलिस ऑफिशियल्स में से कोई भी व्यक्ति सब इंस्पेक्टर हो या कुछ भी हो तो उसको ऑथराइज कानून नहीं कहता है। बट एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट एडवोकेट जनरल जो जनरली हाई कोर्ट में काम करते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी इंटाइटल्ड टू डू सो विदाउट सच परमिशन। जो ऐसे सरकार के अधिवक्ता ऑन रोल हैं, कंडक्ट कराने के लिए अधिकृत व्यक्ति हैं, उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर एनी पर्सन कंडक्टेड। तो इस हालात में 302 यह कहता है। 303 कहता है राइट ऑफ ए पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड डिफेंडेंट, अधिकार देता है डिफेंड करने के लिए किसी पर्सन को हुम जो हम लोग डिफेंस करते हैं किसी व्यक्ति की ओर से, जहाँ यहाँ तो 301 में 302 में हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन की बात करी। ए पर्सन एक्यूज एन ऑफेंस क्रिमिनल कोर्ट अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस कोर्ट डिफेंडेड बाय ए प्लीडर ऑफ हिज चॉइस। अपने चॉइस के आधार पर जो अधिवक्ता वकालतनामा डिफेंस की ओर से, अभियुक्त की ओर से दाखिल करेंगे तो वह उसके लिए प्रोसीड्यूर 303 बताया गया कि जहां भी हम लोग डिफेंस किसी लॉयर किसी अभियुक्त का डिफेंस करते हैं तो 303 सीआरपीसी में उनको अधिकारता दी गई। 304 आया, यह पहले ही कहा हूं कि मिसलेनियस चैप्टर है, मिसलेनियस प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मिलेंगे। 311 मिलेंगे, 319 मिलेंगे, 313 मिलेंगे, सेवरल इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसी जनरल प्रोविजंस में दिया गया है जिसकी उपयोगिता ट्रायल के दौरान ही होगी, ट्रायल समाप्त होने के बाद नहीं होगी। जब कोई ट्रायल बिगिन कर रहा है तो प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन असिस्ट कर रहा है, प्राइवेट पर्सन कौन ऑथराइज किया या नहीं किया, यह सब कोर्ट को देखना है। और इस प्रोसीड्योर में जो चर्चाएं हो रही है इस बात को अवश्य देखना पड़ेगा। लीगल एड टू एक्यूज टू स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेज। कानून कहता है कि हर एक ट्रायल में डिफेंस का अभियुक्त, डिफेंस पैनल में एडवोकेट का होना आवश्यक है। कुछ ऐसे अभियुक्त हैं जो अपना अधिवक्ता नहीं रह सकते हैं, पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, पॉपर, उनके लिए एगो अकिंचन वर्ड आया, जो अपना अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं है। वैसे व्यक्तियों के लिए कानून कहता है इन ट्रायल कोर्ट एप्सोशन द एक्यूज इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लीडर। जब कोई अभियुक्त का प्लीडर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, असमर्थ है वह अभियुक्त रखने में, तो ऐसे हालात में कानून कहता है 304 सीआरपीसी की राज्य के खर्चे पर लीगल एड के माध्यम से उसको डिफेंस करने के लिए सरकार विपक्ष के रूप में अधिवक्ता उपलब्ध कराएगी। वेयर इट अपीयर द कोर्ट दैट sufficient means to engage a pleader, the court shall engage a pleader for its defense at the expense of the state। राज्य सरकार के खर्चे पर कराने का प्रोविजन बताता है। 305 कहता है प्रोसीड्योर व्हेन कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड सोसाइटी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जो भी प्रोसीड्योर रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोई कंपनी है, उसके लिए ऑथराइज सेक्शन यही है। इस 305 सीआरपीसी के तहत किसी भी संस्था के लिए एक रिप्रेजेंटेशन पिटीशन दिया जा सकता है कि आई एम दी वन ऑफ द डायरेक्टर, वन ऑफ द एक्यूज टू रिप्रेजेंट दैट कंपनी, दैट रजिस्टर्ड कंपनी। वैसे हालात में कानून कहता है दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अदर बॉडी इंक्लूड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अंडर वेरी। इस हालत में 305 को उसको, चूंकि कोई कंपनी, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी आकर नहीं कोर्ट में आ सकती,
तो ऐसे हालात में उसके लिए रिप्रेजेंटेड थ्रू 305 सीआरपीसी में रिप्रेजेंटेशन पिटीशन होगा और उसके लिए अधिवक्ता नियुक्त होंगे जो उस कंपनी की ओर से काम करेंगे। एक अहम सेक्शन है 309 में कहता है कि पावर टू पोस्टपोन और एडजॉर्न प्रोसीडिंग। किसी मुकदमे का अगर ट्रायल चल रहा हो तो जनरल हालात में हम लोग देखते हैं कि मुकदमे की बढ़ती हुई संख्या के कारण इतने मुकदमे हो गए हैं कि मुकदमों का ट्रायल नहीं हो। जैसे सेशन ट्रायल को लिया जाए तो कानून कहता है कि 2 महीने में इसको खत्म कर देना है या टू डे चलेगा, लेकिन कोर्ट पर इतने काम के बोझ हैं कि वह एक काम में ही दिन भर नहीं रह सकता। सेशन ट्रायल ही है तो सेशन ट्रायल उस कोर्ट में 50 मुकदमे हैं तो 50 को देखना है, 20 को देखना है। तो ऐसे हालात में सब प्रोविजन तो वही लागू होते हैं। तो ऐसे हालात में जो उसको पोस्टपोन करेगा और जो एडजॉर्न करेंगे जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब, उसके लिए यह सेक्शन 309 बना कि कैसे किस हालात में किसी मुकदमे का एडजॉर्नमेंट दिया जाए। इन एवरी इंक्वायरी एंड ट्रायल प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यू फ्रॉम डे टू डे। कानून कहता है यह नहीं कि आज एक डेट यह दीजिए उसके बाद 2 महीना के बाद दे दीजिए। कानून या कथन है 309 कहता है कि किसी मुकदमे का ट्रायल इंक्वायरी डे टू डे चलेगा, लेकिन अगर समय की उपलब्धता नहीं है, समय की कमी है, तो ऐसे हालात में कानून में अधिकार दिया कि उसको एडजॉर्न किया जाए। एडजॉर्नमेंट का कानून दिया गया कि उसको एडजॉर्न किया जाए। 310 कहता है लोकल इंस्पेक्शन। कोई भी जज और मजिस्ट्रेट साहब को अधिकारता दिया गया कि वह कोई घटना स्थल पर किसी स्पेशल जगह को अगर जो चाहेंगे तो 310 में वह जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एनी जज और मजिस्ट्रेट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी ट्रायल प्रोसीडिंग आफ्टर ड्यू नोटिस टू दी पार्टीज विजिट एंड एक्सपेक्ट एनी प्लेस ऑन विच एलिज्ड ऑफेंस हैव बीन डन। जहां वह ऑफेंस किया गया है दोनों पार्टी को सूचना देकर विजिट करने का अधिकारता दिया गया। एक सेक्शन सबसे अहम सेक्शन देखिए 311 सीआरपीसी। जब किसी मुकदमे में प्रोसिक्यूशन एविडेंस या डिफेंस एविडेंस बंद कर दिया जाए और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उस एविडेंस को रिकॉर्ड कराना बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना मुकदमा में इनजस्टिस हो जाएगा। तो ऐसे हालात में कानून कहता है 311 सीआरपीसी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। वैसे व्यक्ति जिनकी गवाही नहीं हो सकी, जब ट्रायल चल रहा था किसी कारण वह व्यक्ति हाजिर नहीं हो सके, गवाह देना था उनकी गवाही नहीं हो सकी, वैसे हालात में कानून में 311 बहुत वास्ट प्रोसीड्यूर है कि एनी टाइम बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जब जजमेंट प्रकाशित न किया जाए और न्यायालय को यह लगता है कि इस विटनेस की गवाही होनी बहुत अनिवार्य है, तो ऐसे हालात में उसको रिकॉल करके सम्मन कर सकता है और उस गवाही का फिर से गवाही लिया जा सकता है। कोर्ट जैसा चाहे, कोर्ट का डिस्क्रिएशन है, कोर्ट के विवेक पर होगा, किसी पार्टी के विवेक पर नहीं होगा, बल्कि कोर्ट देखेगा कि कितना इम्पोर्टेंट विटनेस था जिसकी गवाही नहीं हो सकी। तो ऐसे हालात में कोर्ट उसको 311 सीआरपीसी बहुत ही अहम सेक्शन है। सम्मन एनी पर्सन टू विटनेस एग्जामिन एनी पर्सन अटेंडेंस दो नॉट सम्मन एज ए विटनेस। वैसा विटनेस जिसको उनको सम्मन नहीं किया गया, गवाहों के बयान में उसकी गवाही आई लेकिन फिर भी वह गवाही नहीं दे सके और कोर्ट समझ रहा है कि यह मटेरियल विटनेस है, तो ऐसे हालात में उनको फिर से सम्मन किया जाएगा और बुलाया जाएगा। रिकॉल ऑफ विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिन। अगर वैसे विटनेस जो उनको पुनः बुलाया जाएगा तो उनको रिकॉल करके क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अधिकारिता डिफेंस को दी जाएगी, या कानून है। 313 सीआरपीसी देखा जाए या सभी अभियुक्तों के लिए है कि जब भी कोई प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज कर दिया जाए, अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया जाता है,
तो कोर्ट को यह अधिकारता रहता है, ट्रायल में नहीं मिलेगा। 225 से लेकर 265 के बीच नहीं है, बल्कि यह जो मिसलेनियस चैप्टर है 313, 311, 319, 310, 302, 301, 303, यह सब कुछ मिसलेनियस सेक्शन बने हुए हैं कि जब भी कोई आवश्यकता हो तो न्यायालय इन विटनेसेज को बुला सकती है, छोड़ सकती है, किसी वैसे पर्सन को भी नोटिस कर सकती है जिसको कोर्ट रिक्वायर्ड समझ रहा हो, जरूरी समझ रहा हो। Every inquiry and trial, accused personally to explain any circumstances appearing the evidence. Accused को यह राइट दिया गया कि अपने बयान में उनका बयान रिकॉर्ड करे कोर्ट, और कोर्ट के समक्ष बताएं कि उनकी इम्प्लीकेशन क्यों हुई, जो जिसके लिए चार्ज आरोपित किए गए। गवाहों का बयान है कि फलाना फलाना घटना के लिए आपको साक्ष्य आया है। तो ऐसे हालात में 313 सीआरपीसी का एविडेंस होना, 313 सीआरपीसी का स्टेटमेंट होना अत्यंत ही अनिवार्य है जब भी कोई प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज किया जाता है। यह ऐसे हालात में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। 313 के बाद एक सेक्शन आता है 317, ओरल 314 है ओरल आर्गुमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट। जनरल केसेज में हम लोग जो बहस करते हैं, बहस सुना देते हैं कोर्ट में, हो सकता है वह ओवर लुक कर जाए, मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब उसको ओवर हर्ट कर जाए, नहीं सुने, इग्नोर कर दें। तो ऐसे हालात में कानून की अधिकारता है कि आर्गुमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट्स जो बहस किया गया है उसको लिखित रूप में 314 सीआरपीसी में दाखिल कर दिया जाए। क्योंकि जो भी आपके मटेरियल्स आपने कलेक्ट किए, मटेरियल विटनेस कराए, मटेरियल बहस किया, कौन कौन को केस का साइटेशन दिया, यह सब लिखित मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट में 314 में जरूर समर्पित करना चाहिए। खास करके डिफेंस पैनल को अवश्य ही करना चाहिए। डिफेंस के जो अभियुक्त के अधिवक्ता हैं उनको तो निश्चित ही यह दाखिल करना चाहिए। 317 सीआरपीसी देखें, प्रोविजन फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन सर्टेन केसेज। 273 सीआरपीसी में हम लोगों ने देखा था, कहता है कि किसी मुकदमे का ट्रायल बिना एक्यूज के अपीयरेंस के नहीं होगा। एक्यूज अगर डॉक में प्रेजेंट है तो गवाही नहीं ली जाएगी। लेकिन उससे भिन्न 317 सीआरपीसी है कि जब भी कोई अभियुक्त रिप्रेजेंटेड थ्रू लॉयर है, 317 का रिप्रेजेंटेशन बराबर हम लोग देखते हैं। जब भी आवश्यकता हो न्यायालय को तो 317 में एक पिटीशन दाखिल की जाती है कि अमुक कारण से, अभी लॉकडाउन है इसके कारण से, या बाबा धाम गए हैं सेवरल, या शादी का है, कोई एक उचित कारण कोर्ट को यह परिलक्षित होना चाहिए कि इसके कारण अभियुक्त आज कोर्ट नहीं आ सका है। तो यह 317 का जनरल प्रोविजन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। जो स्टेटमेंट, जो पिटीशन, यह इस आशय का दिया जाता है कि आज अमुक तिथि पर गवाह अभियुक्त, नीचे लिखे अभियुक्त निम्न कारण से नहीं आ सके हैं। तो ऐसे के लिए 317 की अहमियत 317 क्लॉज 2 में। और यहाँ यह भी देखेंगे कि वैसे हालात में 317(1) कहता है कि जब कोई ऐसे अभियुक्त को आने की संभावना नहीं हो तो सेपरेशन ऑफ ट्रायल की भी बात कहता है। किसी सेवरल अभियुक्त आ रहे हैं और एक अभियुक्त के चलते बराबर मुकदमे को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, तो ऐसे हालात में यह 317 सीआरपीसी की बहुत ही अहमियत है। फिर कल इसी क्लास में हम इसको आगे बढ़ाते हुए मिसलेनियस, यह जो जनरल प्रोविजन का चैप्टर है, इसका अध्ययन बहुत ही सीरियसली करना आवश्यक है। क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट सेक्शंस कुछ दिए हुए हैं, अगर इसको छोड़ दिया जाए, बिल पढ़ा दिया जाए, रिवीजन कर दिया जाए, अपील पढ़ा दिया जाए, तो यह मिसलेनियस बातें अगर नहीं जानेगा लोग तो कोर्ट में ट्रायल के दौरान मुकदमा नहीं कर पाएगा। इसलिए मिसलेनियस चैप्टर का हमारे छात्र अध्ययन जरूर करें। जो 24 नंबर का सेक्शन, 24 नंबर का चैप्टर है, 300 से लेकर 346 सीआरपीसी तक। आज हम 317 तक इसको क्लोज करते हैं, कल इसको पूरा करेंगे। थैंक्स अ लॉट।